नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी विरासत। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए विरासत। मेरे लिए यह रिश्ता रेवती बुआ लाई थी। अम्मा को उन्होंने जता दिया था, भाभी लड़के की क्लर्की पर मत जाओ, वह तो बस यूं ही शौकिया कर रहा है। भगवान का दिया घर में बहुत है। बाप दादाओं की बनाई हवेली देखोगी तो देखती रह जाओगी, और पुरानी सही पर घर में गाड़ी भी है। यह आखिरी तीर एकदम निशाने पर लगा था। परिवार में अब तक इतनी लड़कियों की शादियां हुई पर गाड़ी किसी के यहाँ नहीं थी। अम्मा ने एकदम हाँ कर दी। भैया ने कहा भी, अम्मा ये पुराने रईसी झांसे हैं, इनमें कोई दम नहीं होता, बस दूर के ढोल होते हैं सब। अरे लेकिन हवेली तो सामने नजर आ रही है ना, कितनी पुरानी है पता है। उससे क्या फर्क पड़ता है, जब बन पड़ेगा मरम्मत करा लेंगे। इतनी लंबी चौड़ी जगह तो आजकल सपने में भी नजर नहीं आती। लोग दो दो कमरों में जिंदगी गुजार देते हैं। ये तो अपनी कम्मों के भाग हैं जो इतना अच्छा घरवर मिल रहा है। मना करेंगे तो हम ही पछताएंगे। उन्हें क्या रिश्तों की कमी है? पुराने जागीरदार हैं, कहते हैं ना कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और यह शादी हो ही गई। शादी के बाद पहली बार घर में पांव दिया तो लगा किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गई हूँ, या कि चंद्रकांता संतति का कोई जादुई महल सजीव होकर सामने आ गया है। बड़े बड़े दालान, हॉल, चौक, ये बड़े अभिमान से घूम घूम कर मुझे सब दिखा रहे थे और मेरा मन बैठा जा रहा था। गृहस्थी की नई नवेली कल्पनाएं उस भूल भुलैया में खोसी गई थीं। उस आघात से उबरने में मुझे थोड़ा समय लगा। फिर मैंने अपने आप को जबरदस्ती ठेल ठाल कर इस नई चुनौती के लिए तैयार किया। उस वीराने को घर की शक्ल देना वाकई एक चुनौती थी। मेरा वह प्रयास अब तक जारी है। मैं जी तोड़ कोशिश करती हूँ, पर यह मकान अपनी ऐतिहासिक छवि से बाहर आना ही नहीं चाहता। मालिक मकान यानी कि श्रीमान जी भी उसके पारंपरिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। मुझे लगता है इस घर में मैं केवल क्यूरेटर की हैसियत से रह सकती हूँ, गृहिणी के रूप में नहीं। इस खंडहर नुमा हवेली में 4 कमरे भी इस हालत में नहीं हैं जिनमें रहा जा सके, या यूँ कहिए कि 4 कमरे ही ऐसे हैं जिनमें किसी तरह रहा जा सकता है। शेष जगह तो धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो रही है। आंगन में बैठो तो एहसास होता है मानो 16वीं सदी में आ गए हैं। सारे भूभाग में मानवेतर जीवों का आवागमन निर्बाध रूप से चलता रहता है, जिससे जान सांसत में बनी रहती है। खैर, मुझे तो थोड़ी जगह में भी गुजारा करने की आदत है, पर उस भारी भरकम सामान को कहाँ रखूं जो यहाँ वहाँ फैला हुआ है। उसे बेच दिया जाए तो उन पैसों से 3 कमरे आसानी से खड़े किए जा सकते हैं। इस घर में बेचने का नाम लेना भी गुनाह है। बुजुर्गों की ये निशानियां हमें इसी तरह कलेजे से लगाकर रखनी होगी, और उस सामान का वर्णन करने की क्षमता मेरी इस छोटी सी लेखनी में नहीं है। भीतर वाले हॉल में जो बड़ा सा छप्पर पलंग है, वह मेरी सास की ददिया सास के पीहर से आया हुआ है। उस पलंग के आकार प्रकार को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि वे सचमुच किसी बड़े खानदान की थीं। मेरे मन में तो उन लोगों के प्रति भी श्रद्धा उपजती है जो इस पलंग को ढोकर यहाँ तक लाए होंगे। वे लोग जरूर महाबली भीम के वंशज होंगे। उस हॉल में बस वह पलंग ही पलंग नजर आता है। दिन में मैं सारी खाटें उसके नीचे सरका देती हूँ। पिंकी की गुड़िया की शादी होती है तो पलंग के पायों को तोरण वगैरह से सजाकर मंडप भी बन जाता है। कुतुब मीनार के बारे में एक लतीफ़ा है। 3 मूर्ख उसे देखने गए। एक ने कहा यह कुआं है जिसे उल्टा कर दिया गया है। दूसरे ने कहा
पहले जमीन पर इस मीनार की रचना करके बाद में खड़ा कर दिया होगा। मैं उन मूर्खों की जमात में शामिल नहीं होना चाहती, पर कई बार लगता है कि पहले खुली जगह में वह पलंग बिछाकर बाद में दीवारें खड़ी की गई होंगी, नहीं तो वह भीतर आया कैसे। चूहों की कृपा से गद्दों का तो नामो निशान बाकी नहीं रहा, पर एक पुरानी मसहरी अभी तक बची हुई है। इस समय उसमें इतने बड़े छेद हो रहे हैं कि मच्छर तो क्या, चूहे भी भीतर आ जाएंगे। पर अगर उसमें जाली नहीं भी होती तो वह एक तंबू का काम दे सकती थी। उसका पुराना रंग तो अब पहचान में नहीं आता, पर उस पर बने हुए फूल अब भी मन मोह लेते हैं। रसोई से लगा जो आंगन है उसमें एक बड़ी सी मेज रखी है। उन दिनों तो टेबल पर खाने का रिवाज नहीं था, फिर यह मेज क्यों बनवाई गई, यह शोध का विषय हो सकता है। मेरे बच्चों का मानना है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी ने यह मेज पर दादाजी को इनाम के तौर पर दे दी होगी। खैर, अतीत इसका जैसा भी रहा हो, वर्तमान बड़ा यशस्वी और उपयोगी है। गर्मियों में मेरे तीनों बच्चे इस पर आराम से सो जाते हैं। पूरे मोहल्ले की औरतें बड़ी, पापड़, चिप्स आदि को सुखाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। इन लोगों का ऐसा क्यों लगा रहता है कि मुझे अपनी चीज़ें सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती। पड़ोसी धर्म के नाते हर महिला कुछ न कुछ दे ही जाती है, उसी से मैं साल भर आराम से काट लेती हूँ। गर्मी बरसात झेलते हुए वह मेज आंगन में पड़ी रहती है। घर में लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। गांव में रामलीला में या स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलनों में बतौर स्टेज इसका उपयोग होता रहता है। शेष समय इसे प्लास्टिक से ढक देती हूँ। घर में एक बड़ा सा जाजम है जो हमने बाहर वाले कमरे में बिछा रखा है। कम से कम उखड़ा हुआ फर्श तो ढक जाता है। उस जाजम को धुलवाना या रंगवाना हमारे बूते के बाहर है। उसे झटकारना भी हम डाल्डा युगीन लोगों के वश का नहीं है। फलस्वरूप उसका रंग कमरे के रंग से एकाकार हो गया है। पिछले दिनों एक नई महरी आई थी। उसने सब कमरों के साथ उस जाजम को भी लीप डाला था। किस मुश्किल से वह गोबर छुटाया गया था, वह एक अलग कहानी है। लकड़ी की 2 बड़ी पेटियां घर में हैं। पहले जमाने में उसमें जो भी रखा जाता हो। इस समय यह हाल है कि मैं अपनी पूरी गृहस्थी उन संदूकों में बंद कर सकती हूँ। बच्चे छोटे थे तब उसमें बैठकर बस का खेल खेलते थे, अब शायद नाती पोते खेलेंगे। हॉल में एक रेडियोनुमा डिब्बा है जिसका आकार और चीज़ों के अनुपात में ही है। इस ट्रांजिस्टर युग में तो वह दैत्याकार ही लगता है, लेकिन आवाज़ चींटी बराबर भी नहीं निकालता। इसे बेचने को मैंने कभी जिद नहीं की। मुझे मालूम है कि इसके लिए ग्राहक जुटाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ठीक है, पड़ा रहे। चूना झड़ी दीवार का उतना हिस्सा तो ढका रहता है। एक पुरानी दीवार घड़ी ईमानदारी से दीवार को थामे हुए है। अगर समय से चाबी दे दी जाए तो समय भी बताती है, लेकिन डायल काफ़ी मैला हो गया है। अक्षर ठीक से नज़र नहीं आते। कई बार सोचा उतार कर सफाई करवा लें, पर डर लगता है। घड़ी उतारने के चक्कर में कहीं दीवार ढह गई तो क्या होगा। बेंत की 6 कुर्सियां भी हैं। बहुत सुंदर बनावट है, पर बुनाई खुल गई है, किसी वृक्ष की लटों की तरह उलझ गई हैं। बुनने वाले जब भी निकलते हैं बुलाती हूँ, पर उनकी मजदूरी सुनकर चक्कर आ जाता है। लगता है इससे अच्छा है 4 नई कुर्सियां ले लें, पर ये राजी नहीं होते। कहते हैं घर में इतनी सुंदर कुर्सियां हैं तो। खादी भंडार से 6 गद्दे लाकर मैं उन जटाओं को ढकने का प्रयास करती रहती हूँ। घर में एक साइकिल भी है। पतिदेव के मैट्रिक पास होने की खुशी में ससुर जी ने दिलवाई थी, और अब बेटा भी मैट्रिक कर चुका है। इस बीच फ्रेम को छोड़कर साइकिल का हर पार्ट बदला जा चुका है, पर अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण वह घर में बनी हुई है। एक बड़ी सिल भी थी। सास थी तब तक वह सिल बनी रही। बाद में मैंने उसे नहाने की चौकी का स्थान दे दिया। एक बार में 5 किलो कोयले का भोग मांगने वाली अंगीठियां हैं, उन्हें तो मैंने मचान पर ही डाल दिया है। शादी ब्याह में लोग मांग कर ले जाते हैं।
चीनी के बड़े बड़े मर्तबान मेरे लिए समस्या बने हुए हैं। हिम्मत करके 35 रुपयों के 5 किलो आम लाती हूँ। उनमें 40 रुपये किलो के भाव में तेल डालती हूँ। मसाला अलग, लेकिन यह सारी सामग्री उस मर्तबान के पेंदे में ही समा जाती है। थालियाँ इतनी बड़ी हैं कि छोटे बच्चे का हाथ दूसरे छोर तक पहुँचता ही नहीं है। इतनी बड़ी थालियों के लिए तो 56 भोग चाहिए। इस महंगाई के ज़माने में तो वे मुंह चिढ़ाती सी लगती हैं। पुरानी पीतल और तांबे की गागरों ने अब सहस्त्र धारा का रूप ले लिया है। मैं इनसे कहती हूँ कि बेचना ना चाहो तो महादेव जी के मंदिरों में दान कर दो, अभिषेक का पुण्य ही मिलेगा। बर्तनों की बात तो फिर भी समझ में आती है। वह हम दो हमारे दो वाला जमाना तो था नहीं। घर में 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। तब परिवार सच्चे अर्थों में परिवार हुआ करते थे। उस समय इतने बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती ही होगी, पर झूला वह तो सामान्य आकार का ही होना चाहिए कि नहीं? या हर बहू बेटी जुड़वां बच्चे ही पैदा करती थी? मैंने तो अब झूले की खटोली बना ली है। धूप में उस पर बैठकर बुनती रहती हूँ। और इस रिश्ते का खास आकर्षण वह मोटर, उसके बारे में तो बताना ही भूल गई। उन दिनों यानी शादी से पहले मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। कार वाला पति पाकर मैं धन्य हो गई थी। सहेलियां मुझसे ईर्ष्या करने लगी थीं। बिटिया कार में विदा हो रही है, इस खुशी में अम्मा उस दिन रोना भी भूल गईं। वह कार ऐसी वैसी नहीं थी। मेरी सास भी उसी कार में बैठकर विदा हुई थी। ऐसी शुभ लक्ष्मी मोटर में बैठते हुए मेरा कलेजा गजभर का हो गया था। लेकिन उस गाड़ी ने जैसे कन्या पक्ष की बल परीक्षा ले ली। गांव की सीमा तक उसे धक्का देकर ले जाना पड़ा, तब जाकर वह स्टार्ट हुई। लोग हाँफ रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, पर किसी एक की भी आंख में आंसू नहीं थे। ऐसी सूखी विदाई आज तक किसी कन्या की नहीं हुई होगी। इस गाड़ी के लिए एक पार्ट टाइम ड्राइवर नियुक्त था। पार्ट टाइम इसलिए कि फुल टाइम रखने की औकात नहीं थी। जब कहीं रौब मारना होता तो उसे बुला लिया जाता। वह भी पार्ट टाइम ड्राइवरी करता था। शेष समय में काज बटन करता या कुर्सियां बुनता। इस गाड़ी को चलाने के बाद वह और किसी गाड़ी के लायक नहीं रह गया था। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तब से गाड़ी हमारी अचल संपत्ति के रूप में दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि मेरे पति देव को ड्राइविंग आती नहीं है। जब छोटे थे तो पैर छोटे पड़ते थे, अब तो स्टीयरिंग घुटनों से टकराता है, इसलिए गाड़ी चलाना कभी सीख ही न पाए। एक बार मेरे मन में एक महत्वाकांक्षी योजना उपजी थी। मैंने सोचा कि गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक कर लें तो शादी ब्याह में या चुनाव में किराए पर चला सकेंगे। 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी। मैंने स्वर्गीय ड्राइवर साहब से कहा, चाचा जरा इत्मीनान से बैठकर एक लिस्ट तो बना लो। जो जो रिपेयर्स करनी है करा लेते हैं, थोड़ा रंग रोगन करा लेते हैं, गाड़ी चल निकलेगी। उत्तर में वह सिर्फ हंसा। उसका वह हंसना बहुत कुछ कह गया। उसके बाद मैंने वह विचार ही छोड़ दिया। 2 साल पहले चाचा गुजर गए, तब से यह गाड़ी लाइब्रेरी में ही खड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि पुस्तकें हमने गैरेज में रख छोड़ी हैं। दरअसल पिछली बरसात में हमारा खंडहर नुमा गैरेज पूरी तरह ढह गया था। तब हमने लाइब्रेरी की दीवार गिराकर गाड़ी को भीतर ले लिया था। जी हाँ, हमारे घर में लाइब्रेरी भी है। अलमारियां भरी पड़ी हैं। हेनरी एडमंड से लेकर मार्क ट्वेन तक सारे अंग्रेजी लेखक यहाँ मौजूद हैं। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, सूरसागर, प्रेम सागर, सुख सागर, चंद्रकांता संतति, भर्तृहरि का वैराग्य शतक और भी ना जाने कितने प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण के अंक हैं, सरस्वती और हंस के अंक हैं। इन्हें पढ़ने का जरा भी शौक नहीं है, पर पूर्वजों की इस पावन धरोहर पर अभिमान जरूर है। हर आने जाने वाले को वे लाइब्रेरी दिखाना नहीं भूलते। मुझे पढ़ने का बेहद शौक है। कोई अच्छी सी किताब लेकर बिस्तर में लेटकर पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। घर में इतनी किताबें हैं, पर मेरा यह शौक कभी पूरा नहीं होता।
किताब उठाते ही गर्द की एक परत हाथों को, कपड़ों को सराबोर कर जाती है। किताब खोलते ही पीले पत्तों की तरह पीले पृष्ठ झड़ने लगते हैं जो जिल्द से चिपके रह जाते हैं। उन पन्नों पर दीमक का अधिकार स्पष्ट नजर आता है। कई कागज तो इतने जीर्ण शीर्ण हो गए हैं कि हाथ लगाते ही चूरा हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा कहता है कि इस चूर्ण में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर बुद्धिवर्धक चूर्ण के नाम से बेचा जा सकता है। कम से कम साल भर की फीस तो निकल ही आएगी। एक बड़ी सी अलमारी केवल डायरी और फोटो से भरी हुई है। उन तस्वीरों का भी कोई तारतम्य नहीं है। जॉर्ज पंचम के साथ हरिद्वार के कोई महंत गलबहियां डाले पड़े हैं। लखनऊ की मलका जान है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो वीर सावरकर भी हैं। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा परिवार है। राम पंचायतन, लक्ष्मी गणेश, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती की रंगीन तस्वीरें तो हैं ही, कुछ कुछ प्रसंगों के कल्पना चित्र भी हैं, जैसे गंगावतरण, चीरहरण, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण शक्ति, द्रौपदी स्वयंवर आदि। 10-20 फोटो पारिवारिक भी हैं। तब शायद ग्रुप फोटो का ही प्रचलन अधिक था। हर चित्र की सज धज करीब करीब एक सी है। पिछली कतार महिलाओं के लिए रिजर्व थी। माथे तक घूंघट खींचे, जेवरों से लदी फंदी वे अपने अपने पतियों के पीछे खड़ी हैं। कुर्सियों पर बड़ी मूछों वाले पगड़धारी पुरुष विराजमान हैं। सामने की कतार में जमीन पर बालक वृंद हैं। उन गोल गोल टोपियों में सभी बच्चे एक से नजर आते हैं। ये लोग कौन कौन हैं, इसका अता पता मेरे पतिदेव को भी नहीं है। अपनी फोटो तक ये पहचान नहीं पाते। हाँ, देखकर गदगद जरूर होते हैं। ये सारी तस्वीरें किसी जमाने में दीवारों पर सुशोभित रही होंगी, पर अब ना तो इनमें वह पुरानी चमक बाकी है, न इन दीवारों में इन्हें थामे रहने की शक्ति है। इसीलिए ये सब अलमारी के अंधेरे कोनों में अपना अभिशप्त जीवन काट रही हैं। डायरी लिखना इनके खानदान का प्रिय शौक रहा है। इस पीढ़ी में ही इस नियम का थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ है। इन डायरियों को हिसाब की कॉपी कहना ज़्यादा समीचीन होगा। हिसाब के अलावा इनमें जन्म, मृत्यु और शादियां भी दर्ज हैं। जन्म की सूचना के साथ जातक की कुंडली भी नत्थी है। मृत्यु की तारीख के साथ 13वीं का खर्च और उपस्थिति भी दर्ज है। हर बच्चे की शादी की तैयारी तफसील से लिखी हुई है। शादी में किसने कितना दिया, किसको कितना दिया गया, यह भी बाकायदा नोट किया हुआ है। पुरानी पीढ़ी के लोग व्यवहार कुशल थे। ये डायरियां इस बात की मिसाल हैं। मुझे ये डायरियां पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ समय को मन पिछले जमाने में लौट जाता है। उस समय का जमा खर्च पढ़कर तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल याद आ जाता है। इतने कम खर्च में तो शादी शायद तब भी नहीं हुई होगी। मेरे चचिया ससुर की शादी की तारीख के साथ जो हिसाब दर्ज है उसकी बारणी देखिए। गफूर बैंड मास्टर 11 रुपये, महादेव शहनाई वाला 5 रुपये, मगन लाल बजाज 325 रुपये, हीरा लाल पन्ना लाल बनिया 490 रुपये, श्याम सुंदर सराफ 1180 रुपये, गणपत हलवाई 25 रुपये। और यह बताते हैं कि इस शादी की महीनों तक चर्चा होती रही थी। कभी कभी लगता है कि किसी जादू की छड़ी के स्पर्श से जर्जर दीवारें फिर उठकर खड़ी हो जाएं। ये तस्वीरें वापस अपनी जगह ले लें। घर लोगों से भर जाए। घर के पिछवाड़े गायों का झुंड रमाने लगे। बड़े वाले चूल्हे पर मन भर दूध की कड़ाही चढ़ी रहे। परात में 10 किलो आटा सने। दालान में एकदम 60-70 थालियां लग जाएं। एक बार, केवल एक बार मैं उस विराट विश्व में सांस लेना चाहती हूँ। पुराना सब कुछ न लौट सके तो न सही, वे बाजार भाव ही कुछ देर के लिए लौट आए तो मैं पिंकी के हाथ पीले कर लूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।